हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला। यह बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक में अमेरिका को प्रथम स्थान मिला। अमेरिका को प्रथम स्थान नहीं मिला, स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इस सूचकांक में गिनी को अंतिम स्थान 132वां मिला है, यह सही है। इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में होता है, यह भी सही है। भारत का इसमें स्कोर रहा है 36.6। कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस सूचकांक को जारी करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस सूचकांक को जारी करता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना ने किसे हरा करके जीता? कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने किसे हरा करके जीता? तो ओंस जेबियूर, ट्यूनेशिया के ओंस जेबियूर को हरा करके जीता। राइट ऑप्शन ए होगा। कहाँ पे आयोजित हुआ था ये लंदन में आयोजित हुआ था। पुरुष एकल विजेता कौन रहे? सर्बिया के नोवाक जोकोविच रहे। और पुरुष एकल उप विजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से किन या किस व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध करने के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों, फ्रांस के एलन ऑस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लाउसर एवं ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। फ्रांस के एलन ऑस्पेक्ट को, एंटोन जिलिंगर को, ऑस्ट्रिया के हैं एंटोन जिलिंगर, एंड अमेरिका के जॉन एफ क्लासर को, इन तीन लोगों को दिया गया है। तो 2, 3 एंड 4 होगा। 2, 3 एंड 4 राइट ऑप्शन विल बी सी। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में शोध किया है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? आप लोग फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ के बारे में जानते होंगे। न्यूटन्स लॉ किन तरह के पार्टिकल्स के बारे में है? जिनका साइज बहुत बड़ा हो। न्यूटन्स लॉ जो है 2 जगहों पे आकर के फेल हो जाता है। 2 जगहों पे कौन कौन से? एक तो पहली बात यह है कि कोई पार्टिकल जिसका साइज बहुत ही स्मॉलर हो, जैसे सब एटॉमिक के लेवल पे आकर के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उससे भी स्मॉलर पार्टिकल्स पे, जब पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का मास बहुत ही स्मॉलर हो तो उस केस में न्यूटन्स का लॉ लागू नहीं होता है। उसके लिए फिजिक्स के अलग ब्रांच बनाए गए हैं। उस तरह के पार्टिकल का स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, जिसको डेवलप करने में श्रोडिंजर्स का और मैक्स प्लांक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। और दूसरी जगह कहाँ पे आकर के फेल कर जाता है? जब कोई पार्टिकल लाइट के कंपैरेबल स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर आकर के न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है। और जब पार्टिकल लाइट के कंपैरेबल स्पीड से मूव करने लगता है तो उस तरह के पार्टिकल का स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तिथि से हुई? 1 नवंबर 2022 से हुई है। राइट ऑप्शन ए होगा। 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप ही डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है। भारत में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन के लिए ही डिजिटल रुपये के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा एक वैध मुद्रा है। यह कागजी मुद्रा के ही तुल्य है तथा कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय भी किया जा सकता है। कागजी मुद्रा की तरह ही इसका इस्तेमाल विनिमय के लिए किया जा सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कब तक विस्तार किया गया है? तो पहले इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक के लिए अब कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, तो दिसंबर 2024 होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है? रूस ने किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। रूस यूक्रेन युद्ध तथा कोविड-19 संक्रमण से उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए, यानी जननांकीय संकट से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति ने 10 या अधिक बच्चा पैदा करने पर महिला को एक मुश्त 13,500 ब्रितानी पाउंड दिए जाने की घोषणा की है, बशर्ते ऐसे 10 बच्चे जीवित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की स्मृति में अपने प्रकार की अनूठी पहल के तहत एक ग्रीन मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना के हैदराबाद में, राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों के रिश्तेदारों एवं इष्ट मित्रों ने मृतकों की स्मृति में हैदराबाद शहर में बंजारा हिल्स पर ग्रीन मेमोरियल पार्क की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामसाई घोषणा पर किस राज्य या राष्ट्र ने 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किया है? तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने इस समझौते द्वारा दोनों राज्यों ने अपने सीमा विवाद को हल कर लिया है। समझौते के तहत 28 गांव अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा में बने रहेंगे, जबकि असम की सीमा के भीतर 3 गांवों पर अरुणाचल प्रदेश ने अपना दावा छोड़ दिया है। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले इंदरमित गिल कौन से भारतीय बने हैं? तो दूसरे बने हैं। विश्व बैंक ने भारत के इंदरमित गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। कौशिक बसु जिनका कार्यकाल 2012 से 16 के बीच में था, के बाद ये इंदरमित गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बिहार में कितने जिलों का चयन किया गया है? 11 जिलों का चयन किया गया है। कौन कौन से जिले हैं ये? वैशाली, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी? तो 820 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, राइट ऑप्शन सी होगा, जिसमें से 820 गीगावाट में से 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 कब शुरू की गई थी? 29 जुलाई 2022 को की गई थी। किनके द्वारा? उस समय के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा की गई थी। स्टार्टअप प्रोजेक्ट को 10 साल के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त कोष मिलेगा। अगर कोई महिला उद्यमी द्वारा स्टार्टअप कंपनी शुरू की जाती है तो उन्हें 5% अधिक राशि मिलेगी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में किस स्थान पर ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर खोला जाएगा? तो शराब की तलाश में लगे ड्रोन कैमरों की निगरानी के लिए पटना के कुम्हरार में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा, पटना के कुम्हरार में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी गारलैंड ट्रेंच बनाने का निर्णय लिया है? 33, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 33 जगहों पर गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा, जहां पर बारिश के दौरान पानी को एकत्रित करके गर्मी तक उसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को आपस में जोड़ने का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपा गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ने का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इन्हें जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाविक इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है, यह सही है। नाविक में कुल 8 उपग्रह स्थापित किए गए हैं, ये भी सही है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से
1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। ये भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन जो होगा कोई भी नहीं, नन ऑफ दी एबव, ई। इस नाविक सिस्टम में इसका पूरा नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRN, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम है। इसमें 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। फर्स्ट सैटेलाइट 2013 में लॉन्च किया गया था और 9वां जो सैटेलाइट है 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसका नाम क्या रखा गया था? 1A, 1B, 1C, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1I, GHI, 1I, जिसमें से 1H जो है ये फेल हो गया था। 9 में से एक फेल हो गया था, तो फिर से ये 1I लॉन्च किया गया था। तो टोटल तो 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक फेल हो गया था। तो कितने सैटेलाइट बचे फंक्शनिंग? 8 सैटेलाइट जो है अभी फंक्शनिंग है, अपना कार्य कर रहे हैं। तो नाविक में कुल 8 उपग्रह शामिल हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 9 लॉन्च किया गया था, एक फेल हो गया था, तो 8 बचे हैं, तो ये सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने पेइंग द प्राइस ऑफ वार शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? OECD ने जारी किया है, OECD ने। राइट ऑप्शन सी होगा। इस रिपोर्ट में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से ऊर्जा और खाद्य कीमतों को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। मतलब युद्ध ने ऊर्जा और खाद्य कीमतों को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। वैश्विक विकास 2022 में 3% से कम होकर 2023 में 2% से नीचे जाने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित एसोसिएशन ऑफ पाम ऑयल अलायंस APOA का सदस्य नहीं है? तो भारत है उसका सदस्य, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, 5 देश सदस्य देश हैं, भूटान उसमें नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने एशियाई पाम ऑयल गठबंधन के निर्माण के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। पाम ऑयल वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला सुजल प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस तारीख को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाली है? 1 दिसंबर 2022 को। इस तरह के प्रश्न BPSC पूछते रहती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत ने 1 दिसंबर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाली। इस दौरान आतंकवाद का मुकाबला करना और बहुपक्षवाद के लिए परिषद में सुधार करना भारत के प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा, एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसी 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। इसी दिन महात्मा गांधी यानी 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। तो उसके बाद से 2003 से ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाना शुरू हुआ। पहला प्रवासी दिवस जो है 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अफगान विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के लिए अपनी संसद में विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने किया है।
अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में इस तरह के विधेयक को पेश किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFHS 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं? तो 20.6%। राइट ऑप्शन ए होगा। बहुत ही कम है ये 20.6% जो परसेंटेज है, बहुत ही कम है। इसमें से शहरी जो है 38 मतलब बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 38.4% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 17% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या है? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता को ग्रहण कर लिया और 2023 में G20 की मेजबानी भारत करेगा और जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होता है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो तक होता है। तो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था? बी नरहरि राव। राइट ऑप्शन सी होगा। बी नरहरि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। उन्होंने 1948 से 1954 तक भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का स्वतंत्र कार्यालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा प्रदान किया गया है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कैग 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल यानी 2 सदन का होना, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है रिपब्लिकन सिस्टम, यानी भारत एक गणतंत्र है, ये जो लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो ये 3 शब्द जो है प्रीएम्बल में दिए गए हैं ये भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संशोधन कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, इसका प्रोसीजर जो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के MP का इलेक्शन जो होगा वो प्रावधान जो है किस तरह से इलेक्शन होगा ये प्रावधान लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान की दूसरी अनुसूची में किसकी परिलब्धियों के बारे में उल्लेख नहीं है? तो दूसरी अनुसूची में भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। उसमें प्रधानमंत्री के वेतन और परिलब्धियों के बारे में
कोई उल्लेख नहीं किया गया है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। राज्यों के राज्यपाल का है, राज्य विधान परिषद के उपसभापति सभापति का है, कैग का है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का नहीं है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के गठन के आधार पर उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, 1953। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, 1960 में। पंजाब एवं हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। मणिपुर का गठन 1972 में हुआ था। सिक्किम का गठन जो है 1974 में हुआ था, 1900 सह राज्य के रूप में 1974 में, लेकिन 1975 में 36वें राज्य के रूप में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले जो होगा आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, देन पंजाब, देन मणिपुर, देन सिक्किम, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है, ये सही है। ये अस्थाई है, ये अस्थाई तो नहीं है, इनमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, इनमें कटौती कर सकती है सरकार, संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, तो ये तो गलत है। ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, न्यायोचित प्रकृति के हैं, मतलब इनके उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति जुडिशरी के पास जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, तो ये सही है। अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो सबसे पहले तो ये जानिए इसमें दिया क्या है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत। तो ये तो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, तो ये गलत है। सही कौन सा है? एक सही है और 3 सही है, तो केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? बीमा समवर्ती सूची का विषय है, बीमा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये तो संघ सूची का विषय है, तो इसलिए ये गलत है। दवा क्या राज्य सूची का विषय है? नहीं, ये समवर्ती सूची का विषय है, कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये, तो ये गलत है। बिजली संघ सूची का विषय है? नहीं, बिजली जो है ये भी कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है। अखबार क्या समवर्ती सूची का विषय है? यस, यह अखबार जो है समवर्ती सूची का विषय है, कनकरेंट लिस्ट का है, तो ये तीनों जो है कनकरेंट लिस्ट में आते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, यही सही सुमेलित है। मूल रूप से मूल संविधान में जो है संघ सूची के 97 विषय थे, अब उसमें 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय थे, अभी 66 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकपाल बिल संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग सांसद ML सिंघवी ने किया था। पहला लोकपाल बिल वर्ष 1968 में शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। चौथी लोकसभा ने इसको 1969 में पारित भी कर दिया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण उपकरण अपनाया जा सकता है? तो स्थगन प्रस्ताव अपनाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी लोक मामले में यानी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। स्थगन प्रस्ताव उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिसका संबंध विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं हो। इसके तहत कोर्ट में विचाराधीन किसी मामले पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा नहीं की जा सकती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सरकार की नीतियों या और कार्यों से कोई सदस्य जो है असंतुष्ट है, तो अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए लोकसभा में किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? ये प्रस्ताव जो है कोई एक सदस्य किसी एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लाता है और उससे बयान देने की मांग करता है। मंत्री उसी समय उस पर बयान दे सकता है या बाद में दे सकता है, और जो सदस्य क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अनुपूरक क्वेश्चन यानी पूरक क्वेश्चन पूछने की अनुमति होती है उसमें,
तो ये रहा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या है? बजट पेश करने के बाद में जो अनुदान की मांगों पर जो सामान्य चर्चा होती है उसमें कोई सदस्य जो है विपक्ष वाले जो है ये कह सकते हैं कि ये इस अनुदान की मांगों में ये ज़्यादा है, इसमें कटौती की जानी चाहिए। तो इस तरह के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कट मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संवैधानिक पीठ के किन न्यायाधीशों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण मसले पर विपक्ष में अपना मत दिया है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इसमें संविधान में अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 को सम्मिलित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण के खिलाफ अपना मत दिया है। UU ललित एवं जस्टिस रविंद्र भट्ट, इन दोनों ने खिलाफ अपना मत दिया था और इन लोगों ने पक्ष में मत दिया था दिनेश माहेश्वरी एवं बेला एम त्रिवेदी। तो विपक्ष में अपना मत किसने दिया था? तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण के खिलाफ अपना मत दिया था जो जजमेंट आया था हाल ही में कुछ दिन पहले। हालांकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने इस 10% आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वह है 243Q। 243Q नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, तो 1 का A हो जाएगा। नगर निकाय में सीटों के आरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 243T, तो 2 का B हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वो है 243Y, तो 3 का C हो जाएगा। नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वो है 243U, तो 4 का D हो जाएगा। यानी ABCD किसी में भी नहीं दिया हुआ है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा E, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, E हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए एक खाली चेक की तरह होता है? तो वो है प्रत्यानुदान, यानी ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट्स। जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत आवश्यकता होती है तो इस प्रकार की अनुदान की मांग रखी जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया एक ब्लैंक चेक है। प्रत्यानुदान यानी ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट्स। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। अनुपूरक अनुदान इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। तो जो अलॉटेड फंड्स है वो अपर्याप्त हो, तब इस प्रकार अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है, संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अतिरिक्त अनुदान मतलब एडिशनल ग्रांट्स कब दिया जाता है? अतिरिक्त अनुदान तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो, तो वो होता है अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। उसके बाद में असाधारण अनुदान क्या है? यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रांट। ये किस लिए दिया जाता है? यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है। असाधारण अनुदान यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रांट। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, प्रत्यानुदान यानी ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के या तो प्रवेश या पुनर्गठन द्वारा भारतीय संघ में जुड़ने पर निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है?
तो ये जानने के लिए, इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी में क्या है, पाँचवीं में क्या है, छठी में क्या है, तब डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल में दिया गया है शपथ से संबंधित फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसके बारे में शपथ से संबंधित है ये तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य परिषद या राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। इसलिए नवगठित राज्य को सीटों के संबंधित हिस्से को आवंटित करने के लिए चौथी अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी होगा, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? पांचवी अनुसूची में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों के, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण से संबंधित है। ये किसको छोड़ करके? AMTM को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के इन 4 राज्यों के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ करके बाकी अदर राज्यों के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है ये पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची क्या है? AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से संबंधित है छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? सरदार पटेल कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के प्रमुख थे सरदार पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियमों की प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के प्रमुख थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। 7 मेंबर्स जो थे उनमें से अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक थे। कौन कौन से लोग थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान। बाद में B.L. मित्तर जो है को रिप्लेस किए N. माधव राव एंड बाद में फिर T.T. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया इसमें जब D.P. खेतान का निधन हो गया उनके जगह पे। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से समिति के थे चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, संघ संविधान समिति के प्रमुख थे। तो कौन सा चुनना है? संविधान की राज्य समिति के प्रमुख कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, 6 माह तक। राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता, यह संसद की असीमित शक्ति का ही प्रभाव होता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न स्थानों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। बिहार में चावल के उत्पादन के लिहाज से सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? रोहतास है। ये बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन जिला जो है, उत्पादक जिला पूर्वी चंपारण है। नहीं, पूर्वी चंपारण तो नहीं है, रोहतास ही है। तो यहाँ पर भी रोहतास ही आएगा, रोहतास। बिहार में मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? कटिहार है। ये सही बात है। बिहार में ईख उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। ये भी सही बात है। तो 2 गलत है। तो 2 किस में है? इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। खत्म। 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। और मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मधुबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली खपत के मामले में 3 संपन्न जिले हैं
तीन संपन्न जिले का अवरोही क्रम है। तो तीन संपन्न जिले जो हैं वो हैं पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर। पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर, राइट ऑप्शन बी होगा। और सबसे नीचे वाले पायदान पे कौन से जिले हैं? शिवहर, अरवल तथा शेखपुरा। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? 2020-21 के डाटा के अनुसार 350 किलोवाट आवर है। 350 किलोवाट आवर, ये भी कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। और इसके बाद में टोटल बिजली की उपलब्धता कितनी है 2020-21 में? टोटल बिजली की उपलब्धता 5995 है, 5995 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो एक अनुमान के अनुसार बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों की कुल आबादी में हिस्सा 42% है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। 12%, राइट ऑप्शन बी होगा। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राज्य में 5.18 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 5.18 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 4.66 करोड़ बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो 1,96,750 करोड़ रुपये, 1,96,705 करोड़ रुपये, 1,96,705 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत सरकार ने कितना प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो वो है 11.1%, राइट ऑप्शन सी होगा। अब ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है मौद्रिक मूल्य, जितने भी देश में एक साल में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य करेंट मार्केट प्राइस पे, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और यही देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे, तो उसको कहा जाता है रियल जीडीपी। बेस ईयर 2011-12 बेस ईयर पे जब हम कंसीडर करेंगे जीडीपी तो वो होगा रियल, और करेंट प्राइस पे करेंगे तो क्या होगा? वो होगा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, तो देखिए नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है, यानी इन्फ्लेशन को कंसीडर किया गया है। इसमें इन्फ्लेशन बढ़ करके तो इतना हुआ है ना आज के टाइम में। मार्केट प्राइस पे जब जीडीपी निकालेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन रियल जीडीपी यानी बेस प्राइसेस पे, बेस ईयर के प्राइसेस पे निकालेंगे तो क्या होगा? उसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया गया होगा। तो अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल डाटा कौन सा है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? तो रियल जीडीपी जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिलायबल डाटा है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय डाटा होता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन जोड़ा नहीं गया होता है। दूसरी बात यह है कि किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, नॉमिनल जीडीपी का ज़्यादा होगा या रियल जीडीपी का ज़्यादा होगा? क्योंकि करंट मार्केट प्राइसेस पे हम जीडीपी निकालेंगे तो उसका वैल्यू निश्चित रूप से ज़्यादा आएगा, इसलिए नॉमिनल जीडीपी का जो वैल्यू होगा, नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से, क्योंकि इन्फ्लेशन तो रहता ही है, इन्फ्लेशन बढ़ते ही जाता है, डिफ्लेशन तो आएगा नहीं, जिससे कि रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू रियल जीडीपी से कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो केंद्रीय आर्थिक समीक्षा में दो शब्द आया हुआ था पिछले साल, जो कि इकोनॉमिक सर्वे जब पेश किया गया था तो उसमें बारबेल स्ट्रेटजी एंड एजाइल अप्रोच। तो ये एजाइल अप्रोच यानी त्वरित दृष्टिकोण, एजाइल अप्रोच, राइट ऑप्शन डी होगा, यही मूल विषय था। तो अब ये एजाइल अप्रोच होता क्या है? मान लीजिए पहले क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, एक बार चला दी गई, जो ग्रोथ रेट डिसाइड कर दिया गया, जो भी पॉलिसी ला गई, उसमें फीडबैक के बेसिस पे उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता था, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये एजाइल अप्रोच का मतलब होता है कि कोई पॉलिसी लाई गई है तो उसका फीडबैक लिया जाएगा, और फीडबैक के अकॉर्डिंग यदि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो उसको फिर से मॉडिफाई करके रीलॉन्च किया जाएगा। इसे कहा जाता है एजाइल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2019 में हुई थी।
1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। यह लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने वाली भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन सी होगा। जयप्रकाश नारायण ने 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना को प्रकाशित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर सभी वर्गों में शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। यह गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित था। इस योजना के तहत तत्कालीन बाल श्रमिकों को अफसरों द्वारा गोद लिया गया, जिसमें बिना किसी धर्म, वर्ग, जाति का भेदभाव किए बिना सबके लिए विकास की कामना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है नोट निर्गमन पर नियंत्रण करके। बिल्कुल, यदि मार्केट में कम नोट आएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे तो उनका परचेजिंग पावर कम रहेगा, खरीदारी कम रहेंगे, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम होगा, यानी मुद्रास्फीति कम होगी। ये सही है। करों में वृद्धि करके, यदि टैक्स में वृद्धि कर दिया जाए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करना पड़ेगा तो उनके हाथों में कम पैसे रहेंगे। उनके हाथों में कम पैसे रहेंगे तो खरीदारी कम करेंगे, यानी परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन, डिमांड कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो करों में वृद्धि करके भी इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। बैंक दर में वृद्धि करके, बैंक रेट में यदि वृद्धि हो जाती है तो लोग जो है लोन कम लेंगे तो खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम रहेगा तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, मुद्रास्फीति कम रहेगी। तो ये भी सही है। सार्वजनिक व्यय में कमी करके, सार्वजनिक व्यय में यदि कमी की जाती है तो भी डिमांड जो है कम रहेगा। सार्वजनिक व्यय में कमी की जाती है तो भी डिमांड कम रहेगा, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये भी सही है। तो चारों उसमें से सही आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्रों का सही मिलान करें। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से संबंधित है। बांस उत्पादन, तो 1 का सी हो जाएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी एवं फल उत्पादन से संबंधित है। तो 2 का जो होगा ये 1 हो जाएगा, सुनहरी क्रांति। उसके बाद में मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। तो 3 का डी हो जाएगा। उसके बाद पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो 4 का बी हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है सही इसमें से? सी, उसके बाद में आ रहा है ए, सी ए डी बी, राइट ऑप्शन बी होगा, CADB। यहाँ पे हरित सोना क्रांति का मतलब है ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति का मतलब है गोल्डन रिवॉल्यूशन, मूक क्रांति का मतलब है साइलेंट रिवॉल्यूशन और पीली क्रांति का मतलब है येलो रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करें। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को नहीं, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये गलत है। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये सही है। 15 अप्रैल 1980 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है इसमें से, राइट ऑप्शन बी होगा, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्न में से किसे प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो इसमें से प्रदर्शित नहीं किया जाने वाला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक देश का बाकी देशों के साथ, शेष विश्व के साथ जो मॉनेटरी लेन देन होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसी को कहा जाता है, उसी का रिकॉर्ड को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट, कौन कौन से? एक तो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल। तो करेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर गुड्स यानी वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात से संबंधित सारी चीज़ें जो होती है किस में होती है, करेंट अकाउंट में होती है। इसमें विजिबल भी आ जाएंगे, इनविजिबल भी आएंगे। जैसे विजिबल मतलब कोई वस्तु है वो आ गया, इनविजिबल मतलब सेवाएं आ गई, तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे, दृश्य एवं अदृश्य व्यापार आ जाएगा। एक पक्षीय हस्तांतरण भी आ जाएगा इसमें। और इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में टोटल इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फंड्स, फंड का कितना इनफ्लो हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड इसमें रहता है कैपिटल अकाउंट में। तो इनफ्लो मतलब इनफ्ला जो हुआ वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी एक इनफ्ला ही हुआ, आया अंदर। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो या फिर एफडीआई हो, ये सारी चीज़ें जो आती है किसमें, कैपिटल अकाउंट में आती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन इसलिए डी हो जाएगा। ये जो है भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचकांक रेजिडेक्स से संबंधित है, तो ये भूमि की कीमतों से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा। रिहायशी आवास के क्षेत्रों में मूल्यों के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड रखने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जुलाई 2007 में ये सूचकांक रेजिडेक्स की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में है, कितनी है, 5,81,82,59। 5,81,00,000 नहीं, 5,08,18,259 है महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या। उसके बाद फर्स्ट पे ज़्यादा है इसका, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है सेकेंड स्थान पे। वहाँ की नगरीय जनसंख्या कहाँ है, यूपी की नगरीय जनसंख्या है 4,44,95,063। 4,44,95,063 उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या। उसके बाद आता है तमिलनाडु का नगरीय जनसंख्या 3,49,17,440 है, 3,49,17,440। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, तो 3 पे आ गया, थर्ड पे आ गया तमिलनाडु और फोर्थ पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की नगरीय जो जनसंख्या वो है 2,90,93,002, 2,90,93,002। तो सबसे ज़्यादा हो गया, तो कौन से क्रम में हमें सजाना है, सबसे ज़्यादा हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आए, तो यह स्थिति समाज को किस प्रकार की बेरोजगारी की ओर ले जाती है। तो यह संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी की ओर ले जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब उपलब्ध रोजगारों तथा रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के कौशल के बीच एक बेमेल संबंध होता है। यह मुख्यतः तब घटित होती है जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को प्रचलित अथवा पुराना बना देती है। तो यह है संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके बाद में प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। तो जैसे किसी भी समय किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उसमें कार्यरत हैं, तो उसको कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। उनमें से कुछ को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन या उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। और घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होता है, घर्षण जनित यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई पर्सन जो है किसी पार्टिकुलर कंपनी एक्स में जॉब कर रहा है और वो स्वतः अपने आप उस जॉब को छोड़ दिया और किसी दूसरे जॉब की तलाश करना शुरू कर दिया, तो उसके बीच में तो वो अनएम्प्लॉयड रहा ना, तो उसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर्षण जनित ये घर्षण जनित बेरोजगारी, बीमारी नहीं बेरोजगारी। और चक्रीय क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिक
साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी रिसेशन का टाइम है, रिसेशन का टाइम है तो मार्केट में डिमांड कम रहेगा, डिमांड कम रहेगा तो कंपनियां प्रोडक्शन कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी तो लोगों की कम ज़रूरत होगी, तो छंटनी करना शुरू कर देगी, छाँटना शुरू कर देगी, छंटनी शुरू कर देगी तो बेरोजगारी आ जाएगी। इसी को कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी, यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब आता है? रिसेशन के टाइम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी की सहायक नदी ललवकिया से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ढाका नहर निकाली गई है। ढाका नहर गंडक नदी की सहायक नदी ललवकिया से निकाली गई है। और तीउर नहर कहाँ से निकाली गई है? ये तीउर नदी से निकाली गई है। इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? ये भी गंडक नदी से ही निकाली गई है। गंडक, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से ही निकाली गई है। और कमला नहर कहाँ से? कमला नदी से निकाली गई है। और इस नहर से, कमला नहर से जो सिंचाई होती है मधुबनी में सिंचाई होती है। इस नहर से मधुबनी में सिंचाई की जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा, ढाका नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से केवल मिट्टी के क्षेत्र की पहचान करें। तो बिहार में पुरानी जलोढ़ या कैवाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में स्थित जिलों जैसे जहानाबाद हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर, रोहतास, गया, अरवल, पटना और भोजपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह की होती है। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा जा सकता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। जैसे मुंगेर हो गया, जमुई, नवादा, नालंदा, ये सब जिलों में पाई जाती है। मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, वहाँ पे पाई जाती है। तो मुंगेर में तो पाई जाती है, मुंगेर में, जमुई में, इसमें से कैमूर में नहीं पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है, रोहतास में भी नहीं पाई जाती है, मुंगेर में पाई जाती है। इसके अलावा जमुई, नवादा, नालंदा आदि जिलों में पाई जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में हरित क्रांति को सफल बनाने वाले घटकों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? उन्नत बीजों का प्रयोग ये शामिल है, रासायनिक खाद का प्रयोग ये भी सही है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग ये सब शामिल है, कृषि साख को बढ़ाना ये भी शामिल है, कंपोस्ट खाद को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। हरित क्रांति को सफल बनाने हेतु जो घटक की उपयोगिता को बढ़ावा दिया गया वो हैं उन्नत बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा, सिंचाई सुविधा का विकास, साख सुविधा का विकास, वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य मिलान का चयन करें। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, ये सही है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में नहीं है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य एवं नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में है, तो ये गलत है। बेगूसराय में कौन सा है? बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है, कांवर झील बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है, ये सही है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी है, असत्य मिलान यही होगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 51.5%, 51.5%। बी ये सही होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2%। बिहार में सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता जो है 82.88% है रोहतास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया। यह देश में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन के गठन का प्रावधान है और उसके अध्यक्ष जो हैं मुख्यमंत्री होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है? तो रूर क्या है? जर्मनी का एक रूर प्रदेश है, वो खनिजों के लिए ज़्यादा जाना जाता है और कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, खनिजों के लिए जाना जाता है। उसी तरीक़ा से भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर भी खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, इस कारण से इसको भी भारत का रूर कहा जाता है।
और ये कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, बिहार एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ये विस्तृत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, ये बिल्कुल सही है। यह जम्मू कश्मीर में दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, ये भी सही है। यह लद्दाख एवं गिलगिट से होकर के बहती है, ये भी सही है। यह नदी लाहौर के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है, नहीं, यह नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। सो ये तो गलत है। कौन सा सही है? 1, 2 एंड 3। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर के प्रवाहित होती है। सो इसमें से 4 गलत हो गया, तो 4 गलत। कौन सा सही है? 1, 2, 3। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति, शुष्क पर्णपाती वनस्पति, राइट ऑप्शन डी होगा। 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है और यह वनस्पति मुख्यतः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पे आम, पीपल, तेंदू, बेल, खैर आदि इस तरह के वनों के वृक्ष प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ट्रक फार्मिंग के केस में कुछ विशेष टाइप के ट्रकों का यूज किया जाता है और इसमें फूल, फल और सब्जियों की खेती की जाती है। तो ये हो गया सब्जी, फल, फूल की खेती से, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज एवं प्रमुख उत्पादक राज्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्बेस्टस राजस्थान में एस्बेस्टस का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये प्रमुख राज्य है, ये सही है। पाइराइट बिहार से संबंधित है, बिहार में पाइराइट का उत्पादन होता है प्रमुखता से, ये सही है। सल्फर का उत्पादक राज्य जो है, प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा नहीं है, सल्फर का प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा है, तो ये गलत हो गया। निकिल का उड़ीसा है, ये सही है। इसके अलावा टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है, तो ये सी गलत हो गया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।